हेलो। पार्ट 2 में हमें देखना है कि कैलकुलेशंस कैसे हम करेंगे वन वे अनोवा और टू वे अनोवा के लिए। इस पीपीटी में सिर्फ वन वे अनोवा बताया गया है, कैसे बाय हैंड कैलकुलेशन करना है और कैसे एसपीएसएस में करना है। अनोवा जो टू वे होता है उसको करने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और इसमें एक्सप्लेन करने से फाइल साइज फिर से बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती, इसलिए उसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है। उसके लिए मैं कुछ यूट्यूब के लिंक्स शेयर करूंगी, उसमें बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, बहुत ही बढ़िया तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है, एक एक स्टेप बहुत बारीकी से दिखाया हुआ है और वो बहुत लंबा प्रोसेस है, कठिन नहीं है लेकिन लंबा प्रोसेस है। तो उसमें 3 वीडियोस में उसने डिवाइड करके दिखाया हुआ है। पहले वीडियो में कैलकुलेशन करना बताया है इंपॉर्टेंट टर्म्स के, दूसरे में डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह कैसे निकालते हैं, कैसे एफ रेशियो निकालते हैं, कैसे चेक करते हैं सिग्निफिकेंस, और तीसरे वीडियो में बताया गया है कि एसपीएसएस में कैसे करना है टू वे अनोवा। सारे एक ही पर्सन ने बनाए हैं, इंग्लिश में है, बट अगर आपको लैंग्वेज नहीं भी समझ में आ रही है तो इतने सिंपल स्टेप्स दिखाया हुआ है शो करके, इतने स्लोली किया हुआ है कि आप वो देख कर करना समझ जाएंगे। तो उससे आप ट्राई करिएगा, कहीं नहीं क्लियर होगा तो मुझसे पूछिएगा, वो मैं लिंक्स आपको शेयर करूंगी। तो पहले देखते हैं वन वे अनोवा हम कैसे करेंगे, फिर आप बाद में टू वे अनोवा देख सकते हैं। पहले देखते हैं अजम्पशंस क्या है वन वे अनोवा के। तो कुछ जनरल अजम्पशंस हैं जो बाकी पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स के लिए भी आपने देखे थे। पहला, कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो इंटरवल या रेशियो स्केल पे होना चाहिए, मतलब कंटिन्यूअस डेटा होना चाहिए, कैटेगरीज में डिवाइडेड नहीं होना चाहिए आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। दूसरा अजम्पशन है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो 2 या उससे अधिक कैटेगरीज में डिवाइडेड हो। तो आपने देखा, जैसे हमने देखा था कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है उसके अलग अलग लेवल्स हो सकते हैं, और 2 या उससे अधिक लेवल्स जब होते हैं तब हम लगाते हैं वन वे अनोवा। हालांकि जहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है और उसके 2 लेवल्स हैं, उस केस में हम टी टेस्ट भी लगा सकते हैं, और टी टेस्ट ही ज्यादा बेहतर उपाय है उसमें लगाने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि अनोवा नहीं लगा सकते हैं, अनोवा भी लगाएंगे तो एग्जैक्टली टी टेस्ट वाला ही रिजल्ट आएगा, बिल्कुल सेम रिजल्ट आएगा। तो आप अनोवा भी लगा सकते हैं, बट क्योंकि उसके लिए टी टेस्ट का ऑप्शन मौजूद है तो हम टी टेस्ट ही उस केस में लगाते हैं। पर जहां पर 3 से ज्यादा कैटेगरीज अगर हो जा रही हैं तो उस केस में फिर आप टू वे अनोवा लगाते हैं। तो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो 2 और मोर कैटेगरीज में या लेवल्स में बटा होना चाहिए। तीसरा अजम्पशन कि ऑब्जर्वेशंस जो है वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। वन वे अनोवा के लिए जो भी ऑब्जर्वेशन है, जितने भी अलग अलग ग्रुप्स में, चाहे 3 ग्रुप हो 4 हो, जितने भी हैं, सब इंडिपेंडेंट होने चाहिए। क्योंकि अगर वो डिपेंडेंट होंगे, किसी तरह लिंक्ड होंगे, जैसे प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट के स्कोर्स होंगे, तो उस केस में हम वन वे अनोवा नहीं लगाएंगे, उसमें फिर हम रिपीटेड मेजर्स अनोवा लगाते हैं जो अलग कैटेगरी है। तो हमें ये ध्यान देना है वन वे अनोवा के अजम्पशन के तौर पे कि इंडिपेंडेंस होनी चाहिए ऑब्जर्वेशंस की। अजम्पशन 4, कोई सिग्निफिकेंट आउटलायर ना हो। आउटलायर का कॉन्सेप्ट आप जानते हैं और आपने अभी तक देखा है कि सारे ही पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स में ये एक शर्त होती है कि आउटलायर ना हो, यानी जो स्कोर्स का फैलाव है उसमें कोई एक या दो स्कोर्स ऐसे भी ना हो जो कि बहुत एक्सट्रीम स्कोर्स हैं, बाकी स्कोर्स एक तरफ सिमटे हुए हैं और वो बहुत ही ज्यादा उनकी वैल्यू है या बहुत कम वैल्यू है। तो सब स्कोर्स आसपास होने चाहिए, बहुत ज्यादा कोई डेविएट करता हो अगर मिले तो वैसे डाटा को आउटलायर बोलेंगे और उसे हमें हटा देना चाहिए, वरना वो मीन्स को इफेक्ट करता है। और जो भी हम ये स्टैटिस्टिक्स देख रहे हैं सारी, जो टी टेस्ट आपने देखा, ये देखा और भी सब जो देखा था, आपको पता है कि उसमें हम मीन का ही डिफरेंस कंपेयर करते हैं, और अगर मीन पर किसी का अनड्यू इन्फ्लुएंस पड़ने लगे कोई ऐसे डेटा सेट का, तो इसलिए हम उसे आउटलायर बोलते हैं और हटा देते हैं उसको ग्रुप से। इसी तरह फिर आते हैं assumption 5 पर, जो कि है कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल जो है, क्योंकि वो कंटिन्यूअस नेचर का है, तो वो अप्रोक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, बाकी स्टैटिस्टिक्स के लिए आपकी शर्त थी कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, जो बेल शेप्ड कर्व होता है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, वैसा आपका डेटा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अनोवा में आपका अजम्पशन है कि अप्रोक्सीमेटली नॉर्मली, पूरा नॉर्मल है तो बहुत ही अच्छी बात है, पर लगभग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड भी है तो वो चलता है इसमें, इसलिए क्योंकि अनोवा एक स्ट्रॉन्ग टेस्ट है, एक रोबस्ट टेस्ट है जो नॉर्मेलिटी के वॉयलेशन को झेल जाता है, उससे बहुत रिजल्ट पे इफेक्ट नहीं आने देता है। इसलिए अगर बिल्कुल नॉर्मल, आपका एकदम परफेक्ट नॉर्मेलिटी नहीं भी है, थोड़ा सा उसे डेविएट भी कर रहा है, थोड़ी सी कम नॉर्मेलिटी भी है, तो भी चल जाएगा। अब यहाँ शर्त आती है, बात आती है कि कितनी नॉर्मेलिटी, कितना डेविएट करेगा तो चल जाएगा। कैसे हम जाने कि हाँ हमारा कम डेविएट कर रहा है कि ज्यादा डेविएट कर रहा है, या अजम्पशन पूरा हो रहा है या नहीं। तो उसके लिए एसपीएसएस में एक टेस्ट होता है नॉर्मेलिटी का, शैपिरो विल्क टेस्ट।
ये लगाया जाता है। अगर ये टेस्ट का रिजल्ट सिग्निफिकेंट आया, इसका मतलब नॉर्मेलिटी नहीं है। अगर सिग्निफिकेंट नहीं आया तब हम कहेंगे कि नॉर्मल है और फिर हम लगा सकते हैं अनोवा। असम्पशन 6, लास्ट असम्पशन जो है वो है होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंसेस। ये भी आपने देखा हुआ टी टेस्ट के कंटेक्स्ट में भी कि जो वेरिएंसेस हैं, मतलब मीन के अराउंड स्कोर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मली वो होमोजेनस होना चाहिए, मतलब दो ग्रुप्स के अक्रॉस कंपेरेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ग्रुप में मीन के आसपास ही स्कोर सिमटे हुए हैं, दूसरे ग्रुप के में ऐसा मिल रहा है आपको कि मीन के बहुत दूर दूर फैले हुए हैं स्कोर्स। तो ये हो गया कि वेरिएंस में दोनों ग्रुप के समानता नहीं है, बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। तब हम कहते हैं कि होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस है। तो ये भी एक कंडीशन है। अगर ये वॉयलेट होती है, और चेक कैसे करते हैं, जैसे टी टेस्ट में भी आपने देखा था, जो एसपीएसएस में टेबल बन के आती है, लेवनीज टेस्ट ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट करके देता है। तो लेवनीज टेस्ट की मदद से हम होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस चेक कर सकते हैं। अगर हमें मिलता है कि होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस वायलेट हो रहा है, तो उस केस में हम वन वे अनोवा नहीं लगाते हैं, उसके लिए फिर वेल्च अनोवा लगाते हैं, पर वो आपको नहीं देखना कि कैसे किया जाता है, वो अलग चीज है। और जो पोस्ट हॉक टेस्ट हम उसमें लगाएंगे देखने के लिए कि किन दो ग्रुप्स के मीन के बीच में डिफरेंस है, वो पोस्ट हॉक टेस्ट भी फिर बदल जाते हैं। ये हम लोग आगे अभी देखेंगे कि क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं पोस्ट हॉक के एसपीएसएस में। अब आते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं वन वे अनोवा का और देखते हैं कि सॉल्व कैसे करना है। तो 3 डिफरेंट टेक्निक, मेडिकेशन, एक्सरसाइज और स्पेशल डाइट, ये यूज करके कुछ ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया जा रहा था, उनका ब्लड प्रेशर कम करने के लिए, और 1 महीने तक उनका किया गया। कुछ लोगों को दवाओं से ठीक करने की कोशिश की गई, 1 महीने तक दवाएं चलाई गई, कुछ को 1 महीने तक एक्सरसाइज कराया गया, कुछ को एक स्पेशल डाइट पे रखा गया जिससे ब्लड प्रेशर कम हो, कम नमक वाली डाइट पर उनको रखा गया। 1 महीने तक तीनों ग्रुप्स को ये अलग अलग चीजें कराने के बाद फिर उनका ब्लड प्रेशर मापा गया, और डिफरेंस कितना आया, शुरुआत में जब उन्होंने शुरू किया था करना तब कितना ब्लड प्रेशर था और अब कितना है, इसको सब्ट्रैक्ट करके डिफरेंस कितने पॉइंट का आया वो ले लिया गया। और वो डेटा आपको यहाँ पे शो किया हुआ है कि मेडिकेशन वाले केस में 5 लोग थे, तो एक का 10 पॉइंट कम हुआ, एक का 12, एक का 9, एक का 15 और एक का 13। इसी तरह एक्सरसाइज जिनको कराया गया उसमें पहले पर्सन का 6 कम हुआ, दूसरे का 8, तीसरे का 3, ऐसे कर करके यहाँ डाटा दिया हुआ है। और क्वेश्चन में आपको कह रहा है टेस्ट एट 5% लेवल, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में साफ साफ बता दिया है कि अल्फा लेवल 0.05 पर आपको सिग्निफिकेंस टेस्टिंग करनी है। तो आपको बोल रहा है टेस्ट एट 5% लेवल whether there is a significant difference in mean reduction of blood pressure among the 3 techniques। मतलब कह रहा है कि पता कीजिए सिग्निफिकेंस टेस्ट करके कि ये 3 टेक्निक्स जो हैं इसमें कौन सी ज्यादा कारगर है। ऑब्वियसली ये पूछ रहा है कि मतलब सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ रहा है कि नहीं, क्या एक टेक्निक के बदले दूसरी टेक्निक ज्यादा कमी कर रही है क्या ब्लड प्रेशर में, ये आपको देखना है, कैलकुलेशन करके पता करना है। अब हम देखते हैं ये सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको जो टेबल दिया हुआ है, डेटा जो आपको देके रखा है टेबल में, सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास 3 ग्रुप्स हैं तो तीनों ग्रुप का इंडिविजुअल स्कोर्स का हम पहले टोटल निकाल लेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं पहले वाला जो ऊपर बॉक्स बना हुआ है उसमें मेडिकेशन के जो स्कोर्स थे 5 उसको हमने ऐड कर लिया और टोटल वाले कॉलम में हमने 59 वहां पे लिख दिया ऐड करके। इसी तरह से एक्सरसाइज वाले के भी स्कोर्स आप ऐड कर लेंगे और टोटल स्कोर आपका वहां पे 19 आ रहा है। इसी तरह डाइट का हम ऐड करेंगे और ये हो जाएगा 38। और ये जो टोटल स्कोर्स आए सारे, इनको भी हम फिर से एक बार ऐड कर लेंगे और इसको जी बोलेंगे, जो कि शॉर्ट है ग्रैंड टोटल के लिए, क्योंकि आपने हर एक ग्रुप का टोटल किया था और फिर उन सारे टोटल को ऐड कर लिया। तो एक तरह से ग्रैंड टोटल क्यों हम कह रहे हैं, क्योंकि जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे 15 पार्टिसिपेंट्स, सबका स्कोर हमने इसमें ऐड कर लिया है। तो जी हमारा आ रहा है 116। अगला स्टेप क्या करेंगे कि ये जो टोटल्स आए हैं सारे तीनों ग्रुप के अलग अलग, इन तीनों का हम स्क्वायर कर लेंगे और फिर उसको भी ऐड कर लेंगे। तो हमने तीनों ग्रुप का स्क्वायर किया, 59 का स्क्वायर किया आ गया 3481, 19 का किया 361 हो गया, 38 का किया 1444। ये तीनों हमने इंडिविजुअल स्क्वायर्स करके इनको भी ऐड कर लिया तो हमारा आ गया 5286। अब अगला स्टेप क्या करेंगे कि जो हमारे पास 15 डेटा थे हर एक का हम स्क्वायर करेंगे और फिर उसको ऐड कर लेंगे। तो हर एक का हमने यहाँ पर स्क्वायर किया, जैसे 10 था पहला कॉलम और पहले सेल में, तो हमने 10 का 100 कर दिया, 12 था फिर अगला उसका 144, ऐसे करके हर स्कोर का हमने स्क्वायर कर दिया और उसका फिर सम कर दिया, जहां नीचे देखिए समेशन में लिखा हुआ है,
1162 आ रहा है, ये सारे ऐड करने के बाद, ये 15 स्क्वायर्स ऐड करने के बाद। यहाँ पे आपको परेशान नहीं होना है कि ये सब जो कॉम्प्लेक्स सिंबल्स लिखे हुए हैं, डबल समेशन लिखा हुआ है, एक्स आई जे स्क्वायर, ये सिंबल लिखने की जरूरत आपको नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए कि स्टेप्स आप क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन सही होना चाहिए। अब यहाँ तक हमने कर लिया तो हमारी शुरुआती तैयारी हो गई। अब हमें स्टेप बाय स्टेप चीजें कैलकुलेट करनी है, और जिस क्रम में है उसी क्रम में करनी है, तभी सही कैलकुलेशन होगा। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, नंबर 1 स्टेप जो है, करेक्शन फैक्टर निकालते हैं। करेक्शन फैक्टर, जिसको शॉर्ट में CF कहते हैं, ये फैक्टर निकालना जरूरी है, क्योंकि अगले 2 स्टेप में जो हम कैलकुलेशंस करेंगे उसमें से करेक्शन को माइनस करेंगे। ये एक तरह का करेक्शन है मल्टीपल कैलकुलेशंस करने के लिए, क्योंकि हमारे 3 ग्रुप हैं। अगर मान लीजिए हम टी टेस्ट करते होते तो कितने सारे हम पेयर्स में कैलकुलेशन करते, तो इनकी वजह से एक एरर आता है, जिसके लिए करेक्ट करने के लिए हमें करेक्शन फैक्टर लगाना पड़ता है। तो करेक्शन फैक्टर का फॉर्मूला यहाँ पे क्या दिया हुआ है, G²/n। तो G हमने ऊपर कैलकुलेट किया था 116, उसका स्क्वायर कर देंगे, बाई n जो हमारे टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं 15 हैं, कर देंगे। किया कैलकुलेशन तो हमारी वैल्यू आ रही है 897.06। अब नेक्स्ट स्टेप है टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स। तो जो भी हमने स्क्वायर्स निकाला टोटल का, सारे अलग अलग स्कोर्स का, उसका स्क्वायर निकाल के हमने जो सम किया था वो हम यहाँ लेंगे। मतलब अभी आपने सेकंड स्टेप में ऊपर जो हर एक स्कोर का आपने स्क्वायर किया था और ऐड किया था, उसी को हम कहेंगे टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स। तो वो हम यूज करेंगे, लेकिन उसमें से हम करेक्शन फैक्टर पहले माइनस कर देंगे। तो वही यहाँ पर किया हुआ है, 1162 में से जो करेक्शन फैक्टर हमारा आया था 897.06, वो माइनस कर दिया, तो वैल्यू आ गई 264.94। तीसरा हमारा जो है उसको हम बोलते हैं सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन ट्रीटमेंट्स। ट्रीटमेंट मतलब क्या होता है, जैसे कल के वीडियो में बताया था कि ग्रुप्स जो हमारे होते हैं, अलग अलग कंडीशंस जो हैं, उसको ट्रीटमेंट भी कहते हैं। तो सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन ट्रीटमेंट, तो नाम से पता चल जा रहा है जो ऊपर हमने हर ग्रुप का टोटल करके उसका स्क्वायरिंग किया था, उसकी यहाँ पर बात हो रही है। तो सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन ट्रीटमेंट में हम जो टोटल सब ग्रुप्स का टोटल करके स्क्वायर करके एडअप किया था, वो जो वैल्यू आई थी वो हम यहाँ पर लेंगे, जो थी 5286। तो वो वैल्यू हम यहाँ पे लेंगे, उसमें से भी करेक्शन फैक्टर हम माइनस कर देंगे। कैलकुलेशन किया तो फिर आया 160.14। शॉर्ट टर्म्स भी देखिए दोनों के, टोटल सम ऑफ स्क्वायर का है TSS, टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स, और सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन ट्रीटमेंट का है SST, सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन ट्रीटमेंट्स। तो ये ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं हो जाना है, वरना कैलकुलेशन सब गड़बड़ हो जाएगी। एक में T टोटल के लिए स्टैंड कर रहा है और एक में T ट्रीटमेंट के लिए स्टैंड कर रहा है। अगर ये गड़बड़ आप कर देंगे और ट्रीटमेंट वाले को टोटल, टोटल वाले को ट्रीटमेंट समझेंगे, तो गलत स्क्वायरिंग वाला टर्म लेके कैलकुलेशन सब गड़बड़ हो जाएगी। तो इसको ध्यान देने की जरूरत है। अब फोर्थ स्टेप, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर। सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर जो है, इसका फॉर्मूला कैसे हम निकालते हैं, जो टोटल सम ऑफ स्क्वायर निकाला सेकेंड स्टेप में, उसमें से सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन ट्रीटमेंट जो कि थर्ड स्टेप में था वो घटा देंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो टोटल सम ऑफ स्क्वायर होता है उसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन ट्रीटमेंट प्लस सम ऑफ स्क्वायर विद इन ट्रीटमेंट। मतलब बिटवीन ट्रीटमेंट एक कंडीशन से दूसरे कंडीशन में मीन स्कोर में क्या अंतर आ रहा है, और सम ऑफ स्क्वायर विद इन ट्रीटमेंट, विद इन मतलब जैसे कल मैंने एक्सप्लेन किया था कि एक ही ग्रुप के अंदर कितना विचलन है एक स्कोर से दूसरे स्कोर में। तो वो विद इन वाला जो होता है उसको एरर मानते हैं, कैलकुलेशंस में हम उसको एरर टर्म से भी डिनोट करते हैं। तो विद इन जहां भी रहे उसको एरर भी कह सकते हैं, इंटरचेंजेबली दोनों वर्ड्स हम यूज करते हैं। तो वो जो हमने अभी बताया कि सम ऑफ टोटल सम ऑफ स्क्वायर जो होता है वो सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन ट्रीटमेंट प्लस सम ऑफ स्क्वायर विद इन ट्रीटमेंट या एरर जिसको बोलते हैं, उसका सम होता है। तो अगर हमने टोटल सम ऑफ स्क्वायर निकाल लिया है और सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन ट्रीटमेंट भी निकाल लिया है, तो एरर टर्म जो है आराम से निकल जाएगा। एरर टर्म के लिए क्या करेंगे, टोटल सम ऑफ स्क्वायर की वैल्यू में से सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन ट्रीटमेंट को माइनस कर देंगे, और वही हमने यहाँ किया है। तो स्टेप 2 में से स्टेप 3 हमने घटा दिया है। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ रही है 104.8। इतना कैलकुलेशन कर लिया। अब आगे चलेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम की तरफ। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्या फॉर्मूला है इसमें आपको देखना पड़ेगा। जो आपने अभी तीनों चीजें निकाली स्टेप 2, 3 और 4 में, हर एक का डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला है।
सेकेंड स्टेप में आपका था टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स, उसका फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस -1 या शॉर्ट में लिखें तो n-1। दूसरा था ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर्स, इसका भी है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन -1, पर यहाँ पर k-1 लिखते हैं क्योंकि ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर का मतलब है कि हम ट्रीटमेंट्स की बात कर रहे हैं, मतलब कितने कैटेगरीज हमारी कितने ग्रुप्स हैं उसकी बात कर रहे हैं, और इसलिए उसको n से नहीं k से डिनोट करते हैं क्योंकि यहाँ हम नंबर ऑफ ग्रुप्स की बात कर रहे हैं। तो k का मतलब नंबर ऑफ ग्रुप्स, हमारे पास 3 था तो यहाँ k का मतलब है 3। और फिर है तीसरा एरर सम ऑफ स्क्वायर्स, जो कि n-k हम कर देते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि जैसे ही अभी आपने एरर और सम ऑफ स्क्वायर की वैल्यू भी निकाली थी कि टोटल सम ऑफ स्क्वायर में से ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर माइनस कर दिया था, वही काम हम डीएफ भी निकालने के लिए करते हैं। टोटल सम ऑफ स्क्वायर का डीएफ में से ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर डीएफ माइनस करते हैं। तो अगर n-1 माइनस k-1 ब्रैकेट में डाल के आप करिएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा, तो 1 कैंसिल हो जाएगा और n-k बचेगा। तो इसीलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम एरर ऑफ सम स्क्वायर्स का आपका n-k आ जाता है। तो ये आपको रटे होने चाहिए कि डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल के लिए है n-1, ट्रीटमेंट के लिए है k-1, एरर टर्म के लिए है n-k। ये आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए। उसके नीचे जो आपको अगला टेबल दिख रहा है, इसको बोलते हैं वन वे अनोवा टेबल। यही फाइनल टेबल हमारी है जो हम बनाते हैं और सब कैलकुलेशंस इसमें करते हैं। तो ये जो टेबल जस्ट नीचे दिख रही है डिग्री ऑफ फ्रीडम वाले के, वहां पे दिखाया गया है कि कहाँ क्या वैल्यू लिखते हैं। ये टेबल हम बनाते नहीं है, ये आपकी समझ के लिए यहाँ पर डाला गया है कि किस कॉलम में क्या लिखेंगे, वो वहां पे दिखाया हुआ क्या फॉर्मूला उसका रहेगा। जो टेबल हम बनाते हैं वो एक्चुअली जो थर्ड टेबल आप नीचे देख रहे हैं वैसी बनती है, और आप कंपेयर कर सके इसलिए दोनों टेबल बनाई हुई है कि कहाँ पर क्या डाला जाएगा। तो जो हेडिंग्स हैं वो आपको याद होनी चाहिए कैसे बनाई जाती हैं। 5 कॉलम होते हैं, पहला सोर्स ऑफ वेरिएशन, दूसरा सम ऑफ स्क्वायर, तीसरा डिग्री ऑफ फ्रीडम, चौथा मीन सम ऑफ स्क्वायर और पांचवा एफ रेशियो। और सोर्स ऑफ वेरिएशन में इसी क्रम में हम लिखते हैं पहला ट्रीटमेंट, दूसरा एरर और फाइनली टोटल। अब उसके सामने सामने देखिए सम ऑफ स्क्वायर्स आपने अभी कैलकुलेट किए हैं, ट्रीटमेंट वाले को SST कहते हैं, एरर वाला जो है हमने अभी निकाला है SSE, और टोटल का था TSS, तो वो वैल्यूज हम यहाँ लिख देते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम भी अभी आपने ऊपर देखा फॉर्मूले, तो सब दिए हुए हैं कैसे निकालना है। मीन सम ऑफ स्क्वायर में देखिए शॉर्ट फॉर्म है, ट्रीटमेंट के लिए जब हम निकालेंगे तो MST, मीन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट। इसमें हम क्या कर रहे हैं, SST बाई k-1, यानी जो सेकेंड कॉलम अभी हमारा था ट्रीटमेंट का SST, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम से k-1 से। इसी तरह एरर का जब हम निकाल रहे हैं मीन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर MSE, तो इसका फॉर्मूला है SSE बाई n-k। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, एरर का सम ऑफ स्क्वायर जो था उसको हम उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम से, यानी सेकेंड कॉलम जो है उसको थर्ड कॉलम से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये हम करते हैं, टोटल के लिए नहीं निकलता है, ठीक है। तो ये इतना हो गया। फिर एफ रेशियो हम निकालते हैं। एफ रेशियो का फॉर्मूला क्या है, MST डिवाइडेड बाई MSE, जहां MST का मतलब क्या है, मीन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट, MSE का मतलब है मीन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर। मतलब जो अभी पिछले स्टेप में पिछले कॉलम में हमने MST और MSE निकाला, उसमें MST को MSE से डिवाइड करेंगे तो हमारा F वैल्यू या F रेशियो आ जाता है। और वही देखिए तीसरे वाले कॉलम में किया हुआ है, सम ऑफ स्क्वायर जो तीनों आपने निकाले थे वो वैल्यूज पुट कर दी। डिग्री ऑफ फ्रीडम भी हमने कैलकुलेट कर लिया। ध्यान दीजिए कि ट्रीटमेंट वाले के लिए k-1 था, k मैंने बताया था नंबर ऑफ ग्रुप्स उसका मतलब होता है, तो या नंबर ऑफ लेवल्स। जैसे यहाँ पे ट्रीटमेंट की बात थी तो 3 तरह के ट्रीटमेंट थे, मेडिकेशन, एक्सरसाइज और डाइट। तो जो लेवल्स हैं जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल के, वो हमारा k हो जाता है। तो यहाँ पे 3 था हमारा, तो 3 में से 1 माइनस किया, 2 आ गया, ये हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया बिटवीन ट्रीटमेंट के लिए। इसी तरह एरर का क्या फॉर्मूला था, n-k, तो n हमारे पास 15 था क्योंकि टोटल डाटा हमारे पास 15 है, k हमारा 3 था, तो 15 माइनस 3 किया तो 12 आ गया। ये हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया एरर के लिए। टोटल का क्या था, n-1, टोटल n कितना था 15, -1 इज 14, ये आ गया। ये सब हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, अगले कॉलम के लिए जो मीन सम ऑफ स्क्वायर निकालना है ट्रीटमेंट और एरर का। तो मीन सम ऑफ स्क्वायर ट्रीटमेंट का देखिए 80.07 आया है। कैसे आया, जो सम ऑफ स्क्वायर था उसको हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड कर दिया, तो 160.14 को 2 जो दिया हुआ है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम, उससे डिवाइड करेंगे तो 80.07 आएगा। इसी तरह अगले वाले के लिए एरर के लिए, अगर जो सम ऑफ स्क्वायर है 104.8 को उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 12 से आप डिवाइड करेंगे
तो आएगा 8.73। ये हमारा कैलकुलेट दोनों हो गया। तो अब एफ रेशियो निकल जाएगा। एफ रेशियो के लिए हम क्या करते हैं, बिटवीन ट्रीटमेंट का जो मीन सम ऑफ स्क्वायर है उसको हम एरर से डिवाइड करते हैं। वही हमने किया हुआ है, 80.07 डिवाइडेड बाई 8.73। हमारी एफ वैल्यू आ रही है 9.17। इसको याद रखेंगे कि एरर हमारी एफ वैल्यू आई है 9.17। अब हमें अगला स्टेप क्या करना होता है, जब भी वैल्यू हमारी आ जाती है स्टैटिस्टिक की तो हम टेबल देखते हैं क्रिटिकल वैल्यू के लिए। और टेबल देखने के लिए इंपॉर्टेंट चीज है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो याद रखिए कि जो वन वे अनोवा है उसमें एक डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होता, दो होते हैं, और दोनों जहां मैच कर रहे होते हैं वहां की वैल्यू हमें लेनी पड़ती है। और कौन से दो हम लेते हैं, बिटवीन का और एरर का। तो यहाँ पे अपने दिमाग में हम रख लेंगे बिटवीन ट्रीटमेंट की वैल्यू हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम की क्या आ रही है, 2 आ रही है। एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, 12। तो 2 और 12 ये हमारे दो डीएफ है और एफ रेशियो है हमारी 9.17। अब टेबल देखेंगे तो ये क्रिटिकल वैल्यूज दी हुई हैं एफ की यहाँ पर 0.05 लेवल पर। टेबल बड़ी होती है एफ की, लेकिन यहाँ जितने से हमारा काम चल जाए उतना ही शो किया है, बाकी की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो थी 2 और 12 वहां हम चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, हॉरिजॉन्टली हम देखेंगे बिटवीन ट्रीटमेंट्स का डिग्री ऑफ फ्रीडम जो कि 2 था, और वर्टिकली हम देखेंगे एरर टर्म का डिग्री ऑफ फ्रीडम जो कि 12 था। तो ये आप ध्यान दीजिए कि आप अगर भूल जाएं कि हाँ हमें किस साइड कौन सा देखना है, तो बहुत सिंपल तरीका है। ऊपर देखिए 10 तक वैल्यूज दी हुई हैं, बहुत ज्यादा भी होगा तो 12-15 तक और मिल जाएगा। लेकिन दूसरे साइड देखिए ये वैल्यू बहुत 100-200 और उसके आगे भी जाती है, इन्फिनिटी तक जाती है। तो जो एरर टर्म है वो काफी बड़ा हो सकता है, क्योंकि फॉर्मूला पे जाइए, बिटवीन ट्रीटमेंट्स का डीएफ कैसे आ रहा है, जितने ग्रुप्स हैं जितने कैटेगरीज हैं उसमें से एक माइनस करके। तो अगर मान लीजिए मेडिकेशन डाइट एक्सरसाइज हमारे पास 3 ग्रुप्स थे, मान लीजिए आप बहुत बड़ी स्टडी कर रहे हैं, तो भी मैक्सिमम ये कितना जा सकता है, 10 ग्रुप होंगे, -1 करिएगा 9 आएगा, तो उसमें कम वैल्यूज तक भी हो जाएगा। लेकिन विद इन या एरर वाला जो डिग्री ऑफ फ्रीडम था वो सैंपल में से 1 माइनस कर रहा है। तो अगर आपने बड़ा सैंपल लिया, 500 लिया मान लीजिए, तो 500 - 1 499 होता है। इसीलिए वो बहुत सारी वैल्यूज चाहिए उसके लिए, और जो वर्टिकली आप देख रहे हैं वहां पे इसीलिए विद इन वाला दिखाया होता है, क्योंकि वो बहुत लंबी लिस्ट होती है नीचे तक। तो ऊपर का जो हॉरिजॉन्टल लिस्ट है वो बिटवीन का डिग्री ऑफ फ्रीडम दिखाता है, वर्टिकली जो दिखा रहा है वो विद इन का है। तो 2 और 12 जहां कोइंसाइड कर रहे हैं वहां हम देखेंगे, और यहाँ पे सर्कल किया हुआ है रेड में, 3.89 वैल्यू आ रही है आपकी क्रिटिकल वैल्यू टेबल से। आपका एफ वैल्यू क्या आ रहा था, 9.17, जो इससे बड़ा है क्लियरली। तो आपका रिजल्ट सिग्निफिकेंट है 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल पे। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या पता चलता है कि जो मीन डिफरेंस है, जो रिडक्शन हो रहा है, एवरेज रिडक्शन हो रहा है ब्लड प्रेशर में इन तीनों ग्रुप में, वो सिग्निफिकेंट है। लेकिन जैसा कि कल की वीडियो में बताया था कि अनोवा जो होता है ऑमनिबस टेस्ट होता है, वो ओवरऑल रिजल्ट बता देगा कि सिग्निफिकेंट है या नहीं। लेकिन अगर सिग्निफिकेंट आया तो किन दो मीन के बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है ये नहीं पता चलता है उससे। तो ये बता तो दिया कि रिजल्ट सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट अंतर हो रहा है, पर कहाँ हो रहा है, क्या मेडिकेशन वाले की तुलना में डाइट वाले ग्रुप में हो रहा है, क्या मेडिकेशन वाले की तुलना में एक्सरसाइज वाले ग्रुप में ज्यादा डिक्लाइन हो रहा है, क्या एक्सरसाइज वाले ग्रुप की तुलना में डाइट वाले में हो रहा है, क्या एक्सरसाइज वाले की तुलना में मेडिकेशन वाले में हो रहा है, कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है ये आपको नहीं पता चलता है सिर्फ एफ निकालने से। तो इसके लिए हम फिर क्या करते हैं, पोस्ट हॉक टेस्ट। पोस्ट हॉक टेस्ट में बहुत सी वैरायटीज है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पर कैलकुलेशन के लिहाज से, और शायद इसीलिए ज्यादा पॉपुलर भी है, टुकी एचएसडी हम निकालते हैं। टुकी एचएसडी का फुल फॉर्म होता है ऑनेस्टली सिग्निफिकेंट डिफरेंस। तो इसका कैलकुलेशन हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि हम कैसे करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप, आपका जो डेटा दिया है हर ग्रुप का आप पहले मीन निकाल लीजिए। तो M फॉर मेडिकेशन यानी मीन फॉर मेडिकेशन निकाला हुआ है, सब हमने वैल्यूज को ऐड करके बाई 5 कर दिया, 11.8 आ गया। इसी तरह एक्सरसाइज के लिए निकाला मीन, ऐड कर दिया स्कोर्स को बाई 5 करके 3.8 आ गया, और डाइट का 7.6 आ गया। तो तीनों ग्रुप के स्कोर्स का हमने अलग अलग मीन निकाल लिया स्कोर्स का। अब हम अपना HST वैल्यू जो है, पोस्ट हॉक टेस्ट की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करेंगे। उसका फॉर्मूला होता है Q अंडर रूट MS विद इन बाई N।
मतलब मीन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ विद इन, जो मैंने बोला एरर भी होता है, मतलब एरर और विद इन सेम ही चीज है, कभी विद इन लिखते हैं कभी एरर लिखते हैं, या आप एरर भी लिखते हैं फॉर्मूला में तो भी एग्जैक्टली सेम चीज होती है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, q अंडर रूट ms विद इन डिवाइडेड बाई n। अब ms विद इन आपको टेबल से मिल जाएगा, क्योंकि आपका टेबल जो है यहाँ फिर से दिखा दिया गया है। एरर का मीन सम ऑफ स्क्वायर देखिए सर्कल किया हुआ है, आपकी जो वैल्यू आ रही है वही आपका ms विद इन हो गया। n आपको पता ही है क्या है 15, क्योंकि 5 पीपल हर कंडीशन में थे और 3 कंडीशंस थी, तो 15 आपका टोटल n है। अब नया स्टैटिस्टिक यहाँ जो आया वो है q, तो q के लिए q टेबल एक आती है, उसमें से हमें देखना पड़ता है। और इस टेबल को देखने के लिए आपको क्या चीजें पता होनी चाहिए, दो इन्फॉर्मेशन, एक आपके पास कितना नंबर ऑफ ग्रुप्स है जो हमें पता है हमारा 3 है, और दूसरा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है एरर टर्म का। तो हम यही टेबल से देख लेते हैं, एरर टर्म का डिग्री ऑफ फ्रीडम है 12। तो अब हम देखेंगे क्यू टेबल। तो क्यू टेबल कुछ इस तरह से आपको दी होती है, ऊपर लिखा भी है टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स दिया हुआ है हॉरिजॉन्टली, और वर्टिकली लिखा है डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर एरर टर्म। तो हमारे नंबर ऑफ ग्रुप्स थे 3, और एरर टर्म जो हमारा था उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ सर्कल किया हुआ है 12 दिया हुआ है। और यहाँ पे हमें देखना होगा 3 और 12 जहां कॉन्साइड कर रहे हैं, ऊपर से 3 देखेंगे और साइड में हम 12 देखेंगे। और देखिए हर एक का 0.05 और 0.01 पे दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में क्योंकि बोला हुआ है कि 5% पर देखना है, इसलिए हम 5% पे ही देखेंगे हर जगह। तो यहाँ पे 0.05 पे अगर हम देखते हैं तो 3.77 हमारी क्रिटिकल वैल्यू आ रही है, जो रेड में सर्कल भी किया हुआ है। अब हमारी क्यू वैल्यू आ गई, तो अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं टुकी HSD का। हमने क्यू वैल्यू पुट कर दी, ms विद इन हमने टेबल से देखा था, पहले कैलकुलेट किया था f के लिए 8.73 आया था, और n है 15, कैलकुलेशंस किए तो ये 2.86 वैल्यू आ गई हमारी। अब हम क्या करते हैं, हमारी ये वैल्यू आ गई, इसको हम अभी साइड में रख देंगे। अब जो भी हमारे पास ग्रुप्स थे, हर दो के बीच में क्या डिफरेंस है मीन में, ये हम निकालते हैं। तो 3 है हमारे पास ग्रुप, तो पहले का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, और पहले का तीसरे से हम निकालेंगे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किस में से कौन सा माइनस कर रहे हैं, बस साइन बदलती है और आपको साइन इग्नोर करके कंपेयर करना होता है, इसलिए उससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किस वाले में से कौन सा माइनस कर रहे हैं, बड़े मीन में से छोटा कर रहे हैं कि छोटे में से बड़ा कर रहे हैं, प्लस वैल्यू आ रही है माइनस, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पर अपनी सुविधा के लिए कोशिश करें कि बड़े मीन में से छोटा माइनस करें, पर हर पॉसिबल पेयर बनना चाहिए। तो हमने यहाँ यही किया है, पहले मेडिकेशन के मीन में से एक्सरसाइज का मीन माइनस कर दिया है, 11.8 में से 3.8 माइनस कर दिया है, तो हमारा 8 आया। फिर हमने मेडिकेशन में से डाइट वाले का मीन माइनस कर दिया है, 4.2 आया। और फिर एक कॉम्बिनेशन बच गया डाइट और एक्सरसाइज का, तो डाइट में से एक्सरसाइज हमने सब्ट्रैक्ट किया, मीन हमारा आया 3.8। अब हम क्या करते हैं कि इन सब मीन्स डिफरेंस को जो आया है उसको हम जो हमारी टुकी HSD की वैल्यू आई है उससे कंपेयर करते हैं। अगर बड़ी आई है तो मतलब वो मीन डिफरेंस सिग्निफिकेंट है, अगर नहीं तो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो हमारी HSD की वैल्यू थी 2.86, और आप देखिए कि अभी हमने जो तीनों मीन डिफरेंस निकाले हैं तीनों ही 2.86 से बड़े हैं। इसका मतलब हर पेयर के बीच में स्कोर्स में सिग्निफिकेंट डिफरेंस था, इससे ये पता चलता है। अब कौन ज्यादा था कौन कम था ये कैसे पता चलेगा, तो आप तीनों के मीन से जान सकते हैं। तो मेडिकेशन वाले का मीन था 11.8, डाइट का मीन था 7.6, और एक्सरसाइज का मीन था 3.8, और हर के बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस दिख रहा है। इसका मतलब सबसे ज्यादा बीपी में गिरावट मेडिकेशन की वजह से आ रही है, क्योंकि 11.8 उसका मीन आया था, उससे कम आ रही है और सिग्निफिकेंटली कम आ रही है एक्सरसाइज वाले ग्रुप में, क्योंकि 7.6 था, और उससे भी सिग्निफिकेंटली कम आ रही है किसमें, दूसरा वाला डाइट वाला ग्रुप था तो उसमें कम आ रही थी, और सबसे कम आ रही है एक्सरसाइज वाले ग्रुप में, तो उसका 3.8 वैल्यू थी। तो सबसे ज्यादा अच्छा तरीका कौन सा हुआ कंट्रोल करने के लिए ब्लड प्रेशर, दवाई, उसके बाद डाइट कंट्रोल करना, और थर्ड स्टेप पे आता है आपका एक्सरसाइज, क्योंकि ये तीनों ही एक दूसरे से सिग्निफिकेंटली डिफरेंट थे, तो हम मीन से तुलना कर सकते हैं। अब मान लीजिए यही जहां पे हमने तीसरा मीन डिफरेंस निकाला है जो डाइट में से एक्सरसाइज का माइनस करके, और 3.8 आया है, मान लीजिए वहां पे 1.8 आया होता, तो अगर हम टुकी वैल्यू से कंपेयर करेंगे जो हमारी आई है 2.86, तो उससे वो छोटा पड़ता। इसका मतलब डाइट और एक्सरसाइज के मीन डिफरेंस में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है इन दो ग्रुप के मीन में,
जबकि मेडिकेशन और एक्सरसाइज के है और मेडिकेशन और डाइट के है, तो उसको फिर उस तरह से हम इंटरप्रेट करते हैं। तो यही है कैसे हम कैलकुलेट करते हैं वन वे अनोवा और कैसे पोस्ट हॉक टेस्ट करके देखते हैं कि किन दो पेयर ऑफ मीन्स के बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ रहा है, जिसके कारण हमारा ओवरऑल एफ रेशियो या एफ वैल्यू सिग्निफिकेंट आया। अब आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है। यहाँ पे 3 टीचर्स या इंस्ट्रक्टर्स कह लीजिए जो अपने स्टूडेंट्स के रिसर्च पेपर में देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ स्पेलिंग एरर हुई, और उन्होंने काउंट किया कि कितनी स्पेलिंग एरर सबने की है। क्वेश्चन में कह रहा है 1% सिग्निफिकेंस लेवल पर आप चेक करिए कि क्या कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है इन 3 क्लासेस में, स्टूडेंट्स की जो 3 क्लासेस हैं उनमें क्या सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ रहा है कि किसने कितने ज्यादा एरर्स की हैं। तो ये एरर्स का स्कोर आपको दिया हुआ है 2, 3, 5, ए बच्चे ने कोई एरर नहीं की, 0 है, 8 है। इस तरह से हर टीचर ने जो जो एरर्स पाई अपने अपने क्लास के बच्चों में 5-5 बच्चों का डाटा दिया है। तो आपको टेस्ट करना है जैसे अभी हमने प्रोसेस किया, बिल्कुल उसी तरह करके कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब आ जाते हैं कि वन वे अनोवा आप SPSS में कैसे करेंगे। तो इसके लिए एक प्रैक्टिस एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए एक मैनेजर है किसी कंपनी का जो कि अपने एम्प्लॉयज की स्प्रेडशीट पे काम करने की, स्प्रेडशीट प्रोग्राम जो होता है कंप्यूटर का, उस पे काम करने की स्पीड चाहता है कि बढ़े, बहुत धीरे उसके एम्प्लॉयज काम करते हैं। तो क्योंकि उसके पास अपना इंटरनल कोई सोर्स नहीं है तो वो एक एक्सटर्नल एजेंसी वाले को बुलाता है और उनको ट्रेनिंग का काम देता है कि मेरे एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दो कि तेजी से काम कर पाए इस प्रोग्राम पे। तो वो जो कंपनी है, एक्सटर्नल एजेंसी है, वो बोलती है हमारे पास 3 कोर्सेज आते हैं, बिगिनर्स कोर्स, इंटरमीडिएट कोर्स और एडवांस लेवल कोर्स, आपके एम्प्लॉयज को किस वाले की जरूरत है। तो जो मैनेजर था उसको क्लियर नहीं था कि हमारे एम्प्लॉयज को कौन सी वाली चाहिए होगी, तो उसने 10-10 एम्प्लॉयज हर ग्रुप में भेज दिए कि 10 को बिगिनर कोर्स से ट्रेनिंग दो, 10 को इंटरमीडिएट कोर्स से और 10 को एडवांस कोर्स से। और ट्रेनिंग से जब वो लोग वापस आए तो उनको कोई प्रॉब्लम दी गई सॉल्व करने के लिए स्प्रेडशीट प्रोग्राम का यूज करते हुए, और टाइम रिकॉर्ड किया गया कि कितने कम समय में वो लोग कर ले रहे हैं अपना। उसके बाद जो स्कोर्स आए उनको कंपेयर करके मैनेजर देखना चाहता है कि हमारे एम्प्लॉयज के लिए कौन सा सबसे ज्यादा फायदेमंद मेथड है, मतलब जिसमें सबसे कम टाइम लगेगा, जिसमें सबसे जल्दी इंसान कर लेगा। तो ये देखना ये चाहते हैं। तो इन्होंने जो तीनों स्कोर्स आए 10-10 लोगों के, बिगिनर ग्रुप में, इंटरमीडिएट और एडवांस ग्रुप में, ये पर्सन कंपेयर करके देखना चाहता है। तो यहाँ पे वन वे अनोवा लगेगा क्योंकि एक वेरिएबल हमारा है जिसके 3 लेवल्स हैं, बिगिनर, इंटरमीडिएट और एडवांस, जो कि कोर्स हो गया, और टाइम कितना लग रहा है ये हमारा कंटिन्यूअस डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो SPSS में पहले हम एक वेरिएबल क्रिएट कर देंगे कोर्स, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। उसके 3 लेवल्स होंगे, बिगिनर्स कोर्स, इंटरमीडिएट कोर्स और एडवांस कोर्स, और तीनों को 1, 2, 3 ऐसे वैल्यूज दे देंगे। और एक वेरिएबल बनाएंगे डिपेंडेंट वेरिएबल जिसका नाम हम दे सकते हैं टाइम। अब जब हमने ये डेटा एंटर कर लिया तो हम जाएंगे एनालाइज पे, उसमें जाएंगे कंपेयर मीन्स पर, और जो साइडवेज ड्रॉप डाउन बॉक्स आएगा उसमें फिर आप क्लिक करेंगे वन वे अनोवा। ऐसा कुछ बॉक्स खुलेगा वन वे अनोवा का। यहाँ पर आपके वेरिएबल्स एक तरफ दिखा रहा है, दूसरी तरफ लिखा है डिपेंडेंट लिस्ट और फैक्टर। अब आप जानते हैं कि फैक्टर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ही कहते हैं जब अनोवा की हम बात कर रहे होते हैं। तो हम उसी हिसाब से वेरिएबल्स जो डिपेंडेंट है उसको डिपेंडेंट लिस्ट में, जो इंडिपेंडेंट है उसको फैक्टर लिस्ट में एरो की मदद से ट्रांसफर कर देंगे इस तरह से। इसके बाद हम क्लिक करेंगे पोस्ट हॉक टेस्ट का जो बॉक्स था उस पे। इसमें आप देखिए कितने सारे पोस्ट हॉक टेस्ट दिए हुए हैं, पर एक ऊपर बॉक्स दिया हुआ है जिसमें सारे पोस्ट हॉक टेस्ट हैं और वहां लिखा है इक्वल वेरिएंसेस अज्यूम्ड। आपको याद होगा अभी हमने assumption 6 जो देखा था कि होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस एक शर्त है अनोवा लगाने के लिए, और ये भी बोला था कि अगर ये फुलफिल नहीं होती है तो न सिर्फ आपका वन वे अनोवा नहीं लगेगा, वेल्श अनोवा लगेगा, बल्कि पोस्ट हॉक टेस्ट भी अलग लगेगा। और ये लेबनीज टेस्ट से हम चेक कर सकते हैं, SPSS में ये भी बताया था, जो बाय डिफॉल्ट टी टेस्ट में दिखाता भी है। तो यहाँ पे इसीलिए देखिए 2 बॉक्सेस बने हुए हैं। इक्वल वेरिएंसेस अज्यूम्ड में कई सारे मेथड्स दिए हुए हैं जहां होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस का शर्त जो है वो पूरा हो रहा है, और अगर ये पूरा नहीं होता है, अगर ये वायलेट होता है assumption, तो नीचे देखिए इक्वल वेरिएंसेस नॉट अज्यूम्ड में भी 3-4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो उस केस में हम फिर वो वाले पोस्ट हॉक यूज करते हैं। खैर हमारे लिए इसकी जरूरत है नहीं, हालांकि हमने assumptions एक्सप्लिसिटली चेक नहीं किया है जो कर लेना चाहिए, लेकिन अभी आपको सिर्फ प्रोसेस बताने के लिए हम यहाँ कर रहे हैं। तो यहाँ चूंकि टेस्ट जो सबसे कॉमन टेस्ट है, हालांकि LSD भी बहुत कॉमन है जो सबसे पहला वाला दिया है, ज्यादातर लोग LSD करते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। उसका फुल फॉर्म होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस।
और उसका जो अगला है बॉनफेरोनी, वो भी काफी कॉमन है, पर बॉनफेरोनी का क्राइटेरिया बहुत स्ट्रिक्ट होता है। बहुत संभावना है कि अगर आपका छोटा डिफरेंस है मीन्स में तो वो दिखा देगा कि कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है मीन के बीच में, तो यूजुअली वो कम लोग यूज करना चाहते हैं। तो मान लीजिए अभी हमने टुकी कैलकुलेट करने का एग्जाम्पल लिया था, तो हमने यही सिलेक्ट कर लिया, चेक बॉक्स लगा दिया और फिर आगे बढ़ जाएंगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। फिर अगला बॉक्स हम एक सिलेक्ट करेंगे ऑप्शंस नाम का, उसमें हम डिस्क्रिप्टिव पे टिक मार्क कर देंगे ताकि हमें हर ग्रुप का मीन, एसडी, इस तरह की जानकारियां भी एसपीएसएस शो कर दे। यहाँ पे देखिए, अगर आप चाहते हैं तो अगर आप थर्ड ऑप्शन जो दिया है वो भी चेक कर देते हैं, होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस टेस्ट, तो आपको होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस की जो हम बात कर रहे थे वो भी दिखा देता लेबनीज टेस्ट के थ्रू कि क्या आ रहा है वैल्यू, पर यहाँ पे हम नहीं चेक कर रहे हैं। और अगर आपको नहीं आता है, ये सिग्निफिकेंट होता है, मतलब होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस आपका वॉयलेट होता है, तो जो मैंने बोला था वेल्श अनोवा करने के लिए, उसका भी देखिए लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है वेल्श अनोवा करने के लिए, पर वो सब हमें नहीं देखना है, इसलिए अभी इसको इग्नोर करते हैं। फिलहाल सिंपल बेसिक अनोवा करके देखते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे और फाइनली ओके क्लिक कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा हमारा कुछ इस तरह से। बड़ा रिजल्ट है तो हम लोग दो पार्ट्स में इसको देखेंगे। सबसे पहला डिस्क्रिप्टिव, जो आप पहले से फेमिलियर हैं कि हर ग्रुप का एन कितना है, मीन एसडी कितना है, स्टैंडर्ड एरर कितना है, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल कितना है, मिनिमम वैल्यू कितनी है उस ग्रुप में डेटा की और मैक्सिमम कितनी है, ये सारे यहाँ पर आपको दे दिया है। अब मेन टेबल जो हमारे लिए है वो है अनोवा की टेबल, जहां पे देखिए जैसे आप कैलकुलेशन करते हैं बाई हैंड और बनाते हैं बॉक्सेस, बिल्कुल उस तरह के बॉक्स बने हैं, सिवाय एक के जो कि सिग्निफिकेंस वाला वैल्यू है, वो आपका बाई हैंड जब आप बनाते हैं तो नहीं होता है, अदरवाइज बाकी चीजें लगभग सेम है। बिटवीन ग्रुप देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है लेफ्ट में, फिर विद इन और फिर टोटल, जैसे अभी बाई हैंड आपने करना देखा था, फिर सबके सम ऑफ स्क्वायर, सबका डीएफ, सबका मीन स्क्वायर और एफ वैल्यू, इस तरह से हो गई चीजें। तो आपका आप देख के रिजल्ट पता चल रहा है कि काफी सिग्निफिकेंट आया है, एफ वैल्यू आपकी सिग्निफिकेंट है। तो हमें ये तो पता चल गया कि सिग्निफिकेंट इफेक्ट हो रहा है ट्रेनिंग का, जो बिगिनर्स और इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल पे ट्रेनिंग दी गई है, लेकिन किन दो के बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है ये अभी नहीं पता चल सकता, उसके लिए हमें पोस्ट हॉक टेस्ट करना होगा और हमने किया है, तो उसका देखते हैं आउटपुट। तो पोस्ट हॉक टेस्ट का आउटपुट देखिए कुछ इस तरह से दिखा रहा है, लिखा भी है कि टुकी एचएसडी आपने किया हुआ है यहाँ पे और डिपेंडेंट वेरिएबल है टाइम। इसको समझना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले देखिए लिखा है कोर्स बिगिनर और फिर उसके बाद इंटरमीडिएट और एडवांस्ड सेकेंड कॉलम में, वहां पे क्या कर रहा है, बिगिनर कोर्स के स्कोर में से इंटरमीडिएट का कोर्स माइनस करेगा और डिफरेंस सिग्निफिकेंट है कि नहीं ये दिखाएगा। तो बिगिनर कोर्स में से इंटरमीडिएट का माइनस किया तो देखिए मीन डिफरेंस आई माइनस जे अगले कॉलम में नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है तो ऑटोमेटिकली आप समझ सकते हैं। और अगर ऐसे नहीं समझना चाहते हैं तो जो ऊपर हमने डिस्क्रिप्टिव वाला देखा था कि मीन कितना आ रहा है हर ग्रुप का, वहां से भी आप देख सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि नेगेटिव वैल्यू क्यों आ रही है। इसका मतलब बिगिनर वाला जो है मीन वो छोटा है और इंटरमीडिएट का मीन बड़ा है, तभी वो माइनस वैल्यू आ रही है। और देखिए माइनस वैल्यू जो आई है 26.181, उसके ऊपर एक स्टार बना हुआ है और नीचे उसका मीनिंग लिखा है द मीन डिफरेंस इज सिग्निफिकेंट एट 0.0511। तो ये एक सिस्टम होता है, जब हम इन राइटिंग लिखते हैं तो अगर किसी वैल्यू के ऊपर हम एक स्टार बना रहे हैं, इसका मतलब वो वैल्यू 0.05 पे सिग्निफिकेंट है। अगर 2 स्टार बना रहे हैं तो 0.01 पे सिग्निफिकेंट है, अगर 3 स्टार बना रहे हैं तो 0.001 पे सिग्निफिकेंट है। ये 3 पैरामीटर्स फॉलो किए जाते हैं जब लिखा जाता है पेपर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मीन डिफरेंस जो है उस पर एक स्टार बना भी दिया है और सिग्निफिकेंस वैल्यू भी आप चाहे तो देख लीजिए 0.000 है, मतलब ये सिग्निफिकेंट है। मतलब बिगिनर और इंटरमीडिएट ये दो ग्रुप्स जो हैं इनके बीच में जो मीन का अंतर जो है, मतलब बिगिनर का मीन और इंटरमीडिएट का मीन, उसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। मीन किसका बड़ा है यहाँ से देख के समझ में आ रहा है, क्योंकि माइनस वैल्यू आ रही है, तो बिगिनर का मीन छोटा है, इंटरमीडिएट का बड़ा है। और आप ऊपर अगर डिस्क्रिप्टिव वाले कॉलम में जाएंगे, जो भी हमने पिछले वाले स्लाइड में देखा, तो उसमें आपको दिख जाएगा कि बिगिनर का कितना मीन आया है और इंटरमीडिएट का कितना मीन आया है। इसी तरह देखिए उसी वाले बॉक्स में बिगिनर में फिर अगले स्टेप में क्या कर रहा है, एडवांस्ड वाले का मीन माइनस कर रहा है और वैल्यू आ रही है 13.719। ये क्या डिनोट करता है कि बिगिनर का जो मीन था जाहिर सी बात है बड़ा रहा होगा एडवांस के मीन से, क्योंकि उस बड़े में से हमने छोटी वैल्यू माइनस की तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, 13.719 आ रही है। अब ये सिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि स्टार नहीं लगा हुआ है,
और सिग्निफिकेंस वैल्यू भी आप देख सकते हैं 0.065 आ रही है। अगर ये 0.05 या उससे कम रही होती तो सिग्निफिकेंट हो जाती, पर नहीं है। तो यहीं पर हमें तीनों का कंपैरिजन पता चल गया, लेकिन वो बारी बारी से हर एक को मेन टारगेट बना के उसमें से बाकी दो को सब्ट्रैक्ट करके दिखाएगा। वैल्यूज सेम आएंगी, देखिए वही सब वैल्यूज रिपीट होती रहेंगी। अब दूसरे में क्या कर रहा है, इंटरमीडिएट में से एक बार बिगिनर फिर एक बार एडवांस को माइनस कर रहा है। अब देखिए इंटरमीडिएट में से इस बार बिगिनर को माइनस किया, बड़े मीन में से छोटा मीन, तो पॉजिटिव वैल्यू आ गई, पर एग्जैक्ट सेम रिजल्ट आएगा। जो पर -26.181 था, यहाँ पे +26.181 हो जाता है। इसी तरह इंटरमीडिएट में से एडवांस्ड माइनस किया तो 39.900 आ रहा है, जिससे पता चलता है इंटरमीडिएट वाला मीन बड़ा है, एडवांस वाला उससे छोटा होगा, तभी इस तरह से आ रहा है। और थर्ड स्टेप में भी फिर वही कर रहा है, एडवांस में से बाकी दोनों को घटा रहा है। तो कोई एक भी कॉलम हम देख लेंगे, एक भी रो देख लेंगे, तो उससे हमें पूरे का पिक्चर का आइडिया मिल जाएगा। तो यहां से देख के समझ में आ रहा है कि हमारा एफ रेशियो सिग्निफिकेंट क्यों आया, क्योंकि बिगिनर और इंटरमीडिएट के बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है और इंटरमीडिएट और एडवांस्ड के बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। बिगिनर और एडवांस्ड के बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आ रहा है, ये चीज इससे हमें पता चलती है। अब हम ऊपर डिस्क्रिप्टिव साल अगर मीन देख लेंगे तो हमें आइडिया लग जाएगा कि कितना कितना सबका मीन आया है, किसमें सबसे कम टाइम लग रहा है। और मीन यहाँ पर क्योंकि टाइम डिनोट कर रहा है, इसलिए जिसका मीन कम होगा वो मेथड बेहतर होगा। तो आप ऊपर जाके देख लेंगे, कंपेयर कर लेंगे कि मीन किसका कम आ रहा है। पर ध्यान रखेंगे कि बिगिनर और एडवांस्ड की तुलना नहीं करेंगे, क्योंकि उनके बीच में मीन का डिफरेंस नहीं है, और वो मीन की वैल्यू देख के भी आपको लगेगा, पता चल जाएगा कि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा दोनों के मीन में। तो मान लीजिए कि अगर बिगिनर वाले में, और यहाँ पता भी चल रहा है देखिए कि बिगिनर के मीन से इंटरमीडिएट का मीन जो है वो बड़ा था, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आ रही थी, तो इंटरमीडिएट का मीन बड़ा है और इंटरमीडिएट से एडवांस्ड का मीन छोटा है। इसका मतलब इंटरमीडिएट वाला मीन सबसे बड़ा है, बिगिनर और एडवांस्ड सबसे छोटा है। लेकिन यहाँ पे हमें ध्यान देना पड़ेगा इसको इंटरप्रेट करने के टाइम कि ये वैल्यूज बताती क्या है। इंटरमीडिएट का मीन बड़ा है, बिगिनर और एडवांस का मीन उससे छोटा है। इसका मतलब कि इंटरमीडिएट कोर्स जिसने किया है उसको ज्यादा समय लग रहा है, वो उतने जल्दी नहीं कर पा रहा है। बिगिनर और एडवांस कोर्स किए हुए लोगों की तुलना में इंटरमीडिएट कोर्स जिसने किया हुआ है उसको समय ज्यादा लग रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए स्प्रेडशीट पे। इसका मतलब आगे दूसरे लोगों को, दूसरे बैच को जब सीखने भेजा जाएगा तो उनको इंटरमीडिएट कोर्स बिल्कुल नहीं कराना चाहिए, उनको हम बिगिनर कोर्स करा सकते हैं या एडवांस्ड कोर्स करा सकते हैं। दोनों ही यहाँ पे इक्वली बराबर दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के मीन में सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, तो इन दोनों में कोई बेहतर नहीं, दोनों लगभग बराबर ही हैं। और इंटरमीडिएट का इन दोनों से ही सिग्निफिकेंटली ज्यादा टाइम लग रहा है, इसलिए अब मैनेजर डिसाइड करेगा कि बिगिनर या एडवांस्ड इन्हीं दोनों में से कोई हमें कोर्स कराना है। थैंक यू।